तो वीडियो शुरू करते हैं अपना। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, जो पोर्शन जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं जो आपको आनी चाहिए, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो आपके 10th के सिलेबस से कंप्लीटली कनेक्टेड है, तो आपको समझने में बहुत टफ नहीं लगेगा। हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, अभी आप आईआईटी का एग्जाम देने वाले हो या नीट का एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से समझना है। और अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये हम लोग पोर्शन आज शुरू करने वाले हैं। तो रे ऑप्टिक्स में मैं आपको बता दूं कि बेसिक्स जो होते हैं पॉइंट्स, वो आपको आने चाहिए, जो कि आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे होते हैं। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ रखा होता है? आपने 10th स्टैंडर्ड में कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रखा है ना? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रखा है, लेंस के बारे में पढ़ रखा ऑलरेडी, और साइन कन्वेंशन आपने पढ़े होंगे, शायद आपको याद हो। ऐसे आप मिरर बनाते थे और बोलते थे जो लाइट रे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और उसके अपोजिट क्या लेते थे? निगेटिव। तो 10th की जितनी सारी बातें हैं, आप ये सीरीज शुरू करने से पहले आप एक बार जाकर उठाकर उन सारी चीजों को देख लें। ठीक है, फिर इस पर आप आए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको समझना भी आसान रहेगा, आपके लिए काम भी आसान रहेगा। मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिस पर हम बातें करेंगे, वो है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का किसी मीडियम से टकराकर वापस चले आना। दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक ऑब्स्टेकल है, ओके, और कुछ लाइट, जिसको हम लाइट को रे के कॉन्सेप्ट में मानते हैं शुरू में। ठीक है, आपको पूरे रे ऑप्टिक्स में रे ही मानकर चलना है। मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आती है, इस पर आकर टकराती है और टकरा के इस ऑब्स्टेकल से ऐसे इधर चली जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन के लिए लॉ आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दैट इज बेसिक पॉइंट। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, दिस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये भी एक पॉइंट आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, और एंगल हम ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट एंगल कहाँ से नापते हैं? नॉर्मल लाइन से नापते हैं। ओके, अब अगर हम लोग आगे बात करें तो रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। रिफ्लेक्शन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसी दो कैटेगरी है? एक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक है हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्विक वे में इसको समझते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है, मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको बना दे रहा हूँ। ये एक मिरर सरफेस है, ओके, एक तरफ ये कोटेड है और ये एकदम स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ है। और एक दूसरा मिरर सरफेस है जो कि परफेक्टली स्मूथ नहीं है। जरूरी नहीं वो मिरर सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो सकता है ना, रफ है, उस पर कुछ कोई हिस्सा थोड़ा ऊपर है, कोई हिस्सा थोड़ा नीचे है, ऐसे है कुछ। ठीक है, लेकिन ये एक आइडियल परफेक्ट सरफेस है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस है। अब दोनों में रिफ्लेक्शन को समझिए। इसमें लाइट रे आएगी, ठीक है, ऐसे मान लीजिए लाइट रे आ रही है, टकरा रही है और टकरा के क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। और एक लाइट रे और बना दे रहा हूं मैं, ऐसे आई, मान लो दोनों सेम एंगल पे आई, तो टकरा के दोनों सेम एंगल पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बढ़िया से ओबे हो रहा है, रिफ्लेक्शन है। सोचो सेम सिनेरियो अगर इस वाले रफ सरफेस पर गिरे, यानी लाइट रे ऐसे करके दो पैरेलल बीम इस पर भी ऐसे करके अगर गिरे, तो देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है, और इस पर भी ऐसे करके लाइट रे गिर रही और इनमें आप रिफ्लेक्शन कराइए। तो रिफ्लेक्शन के लिए जब आप एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लगाते हो, तो वो इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है, यानी दोनों के लिए वो चीज वैलिड है। ठीक है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो हमारा
और चाहे वो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा दोनों के लिए वैलिड है। तो नॉर्मल लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नॉर्मल लाइन क्या होती है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल खींचिए, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे सरफेस से परपेंडिकुलर। ये देखिए डॉटेड से बना रहा हूँ मैं, ओके। और यहाँ का नॉर्मल कैसे आएगा, यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, ये देखिए, ये नॉर्मल इसका कुछ ऐसे आएगा। अब नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बनाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो ये आपका लाइट रे लगभग कहीं यहाँ जाएगा ऐसे करके, और ये लाइट रे आपका कहीं यहाँ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो हमारा लॉ है वो ओबे हो रहा है, या दोनों केसेस में ओबे हो रहा है। बट डिफरेंस आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि इसमें रेगुलर तरीके से लाइट रे जितने एंगल पर आ रही है उतने एंगल पर जा रही है। देखिए ना, पैरेलल आपको दिख रहा होगा, और इसमें आपको इरेगुलर वेरिएशन दिख रहे होंगे। तो इस केस में क्या होता है, शार्प इमेज हमें मिलती है, इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड होती है। और इस केस में इमेज फॉर्म्ड नहीं होती है, या होगी भी तो बहुत ब्लर इमेज होगी, ठीक है, जो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि किसी जो ग्लास वॉल है उस पर आप अपने आप को देख रहे हैं तो आपको हल्की हल्की अपनी ब्लर इमेज दिखाई दे रही है ना, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, वहां रिफ्लेक्शन होता है। कैसे रिफ्लेक्शन होता है कि आपके फेस पे लाइट आती है और टकरा के आपके फेस से टकरा के मिरर पे जाती है, और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके आपके आईज पर आती है और आप अपनी इमेज देखते हो, है ना। ऐसा न्यूज़पेपर में क्यों नहीं होता, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं उसमें भी तो आपके फेस से टकरा के और न्यूज़पेपर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आ रही होगी, आपको इमेज नहीं दिखाई देती। तो सिंपल सा आंसर है कि वहां पर जो रिफ्लेक्शन है दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। और रिफ्लेक्शन में हम जो शुरू में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है प्लेन मिरर, ओके। आप चाहे तो इसको हेडिंग बनाकर लिख लीजिए, प्लेन मिरर। इसके बारे में आज का पूरा लेक्चर होगा जिसपे हम लोग बातें करेंगे, आराम से डिटेल में बातें करेंगे। प्लेन मिरर, ठीक है, घर वाला मिरर आपका प्लेन मिरर है। आप कई बार प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, हम उसी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। कैसे आप दिखाई देते हैं जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, है ना। आप पर आपने सीएफएल वगैरह या घर में कमरे में लाइट है, उससे लाइट आपके फेस पे आती है और टकरा के कहाँ जाती है, मिरर पे, है ना। और फिर मिरर क्या करता है, मिरर क्या करता है, जो लाइट रे आपके फेस से गई, है ना, जो लाइट रे आपके फेस से गई उसको टकरा के क्या करता है, वो वापस भेज देता है ना। मान लीजिए पैर से आपके एक लाइट रे गई और टकरा के ऐसे करके आई, तो आपको दिखाई कब देता है, इमेज आपको दिखाई कब देगा, इमेज आपको तब दिखाई देगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों पर आकर गिरेगी, तभी आपको इमेज दिखाई देगी। इमेज का बनना और इमेज का दिखना, दिस टू आर डिफरेंट एस्पेक्ट। कैसे, मैं इसको क्लियर करता हूं थोड़ा सा, देख लीजिए। जैसे मान लो कि ऐसे समझ लो इस चीज को कि एक बड़ा सा मिरर लगा है, ओके, ऐसे करके, और तुम यहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो, तो तुमसे ढेर सारी लाइट रे जा रही होंगी। बात को समझिए, तुमसे ढेर सारी लाइट रे ऐसे जाएंगी, है ना, तुम तो ऑब्जेक्ट हो, ढेर सारी लाइट रे आपसे जाएंगी और मिरर पे टकराएंगी, है ना। और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर किधर आएंगी, किस रीजन में आएंगी, अगर ऐसे करके लाइट रे आ रही तो रिफ्लेक्ट होकर इधर ही तो कहीं आएंगी, ठीक है। अब एक भाई साहब इधर खड़े हैं, इसको मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, ये इधर खड़े हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था हमारा। अब ये भाई साहब जो इधर खड़े हैं, क्या इनको इन भाई साहब की इमेज दिखाई देगी, रेड वाले भाई साहब की इमेज दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी। रेड वाले को अपनी इमेज नहीं दिखाई दे रही है, बट ये उसको देख रहा है। जैसे ऐसा होता ना, आप स्कूटी चला रहे हो तो आप पीछे वाले की इमेज देख रहे हो सकता है वो अपनी इमेज ना देख रहा हो, उसकी इमेज बन रही। तो इमेज का बनना और इमेज को देखना, ये दोनों चीजें अलग हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पर बातें करेंगे, इमेज फॉर्मेशन और इमेज किस रीजन में दिखाई देगा, ठीक है, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे, या आपकी हाइट हो सकती है, आप हो सकते हो, और एक छोटा सा मिरर है, एकदम नन्ना सा मिरर है, यहाँ लगा देते हैं मिरर, ठीक है, ये इतना बड़ा एक मिरर है, प्लेन मिरर। क्या ये प्लेन मिरर इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, आंसर यस और नो, आंसर यस, पूरे की बनाएगा। क्यों पूरे की बनाएगा, देखो समझो जरा, यहाँ जो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट भी अपनी इमेज बनाएगा, ये पॉइंट भी अपनी इमेज बनाएगा, ये इस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट अपनी इमेज बनाएगा। इमेज का दिखना और इमेज का बनना ये अलग चीजें हैं, इसको मैं
समझाता हूँ आपको डिटेल में, कैसे समझाता हूँ देखो जरा। यहाँ थोड़ी सी चीजें मैं रफ कर देता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ पहले, उससे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ओ पॉइंट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से ढेर सारी रेज जाएंगी और मिरर पे टकराएंगे। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ढेर सारी रेज बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो खुद अपनी लाइट रे बाहर निकाल रहा है या किसी दूसरे की लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज रहा है। तो इससे ढेर सारी लाइट रे जाएंगी और ऐसे करके मिरर पे कुछ लाइट रे होंगी, पड़ेंगी जाके, है ना, ऐसे करके लाइट रे पड़ेंगी जाके मिरर पे। ये देखिए कुछ लाइट रे जैसे करके पड़ रही है जाके मिरर पे। तो जब मिरर पे पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। तो लाइट रे ऐसे करके क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मान लीजिए ये लाइट रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखिए ये लाइट रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई हैं वो कहीं ना कहीं पीछे मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं ऐसा करके आप लोग अगर डॉटेड से बढ़ाओगे आगे की तरफ तो कहीं ना कहीं आपको पीछे मिलती हुई लगेंगी, ऐसे करके। और अगर आप प्रॉपर जियोमेट्रिकली बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पीछे जो मिल रही हैं ये उतनी ही दूर हैं जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट था। देखो मिरर को मैं थोड़ा ऐसे डॉट डॉट से आगे बढ़ा दूं, तो जब आप इसको मिलाओगे तो आपको ये दिखेगा कि जितनी ये दूरी है उतनी ही परपेंडिकुलर ये दूरी पर आपको ये पॉइंट साइज मिलता दिखेगा। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनी, ठीक है, और दिखेगा किसको, दिखेगा किसको, जो इस रीजन में लाई करता होगा, इस रीजन में जो लाई करता होगा उसको दिखेगा। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको थोड़ा ना दिखेगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आपके पास आ ही नहीं रही। आप यहाँ खड़े हो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इस रीजन में हो तो आपको दिखेगा। तो यहां से आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि इमेज का दिखना और इमेज का बनना, इमेज का बना मिरर, चाहे मैं इसमें बड़ा ले लूं चाहे मैं मिरर छोटा ले लूं, मिरर छोटा बड़ा लेने से कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। इसका मतलब हम पूरे अगर मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर चाहे छोटा सा भी है लेकिन हमारी इमेज बन रही होगी। वो अलग बात है कि हमें हमारी इमेज दिख नहीं रही है। अगर आप छोटे से शीशे में अपने आप को दिखते हो तो आपको फेस केवल दिखेगा। अब तुम सोच रहे हो हमारे पैरों की इमेज बन रही है क्या? हाँ बन रही है, आपको दिख नहीं रही है, वो किसी और को दिख सकती है ना, अगर वो जियोमेट्रिकली प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होकर रहे। तो आप रे डायग्राम को थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करें, प्लेन प्लेन मिरर में हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ आया तो आपको एक एग्जांपल और देता हूं और आप रे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा फैमिलियर हुई। देखिए जरा, सिंपल सा होता है ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। इसके सामने अपन लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब रे डायग्राम आपको बनाना, तो रे डायग्राम में क्या करते हो आप, ढेर सारी रेज निकालो और उनको रिफ्लेक्ट कराओ। तो सबसे पहले तो जो रेज सीधी जाएगी वो टकरा के वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। डॉट डॉट से मैंने आगे बना दिया ताकि जरूरत पड़ेगी तो। और देखो एक रे और बना रहा हूं मैं, ये देखो किसी एंगल पे गई, है ना। तो एंगल पे गई तो टकरा के, ये देखो टकरा के ऐसे तो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। और इधर देखो एक रे और ऐसे मैंने बना दी यहाँ पर, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगी, ऐसे जाएगी। यहाँ पर भी मैंने नॉर्मल बना दिया। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसे बनाते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कहाँ मिल रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसे बिखर जा रही है, तो इसका मतलब आगे तो मिलेंगी नहीं, कहीं पीछे मिलेंगी। तो डॉट डॉट से हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे करके पीछे की तरफ मिला देते हैं। ये देखिए डॉट डॉट से पीछे की तरफ मिला दिया। अब मैंने इसमें 2 या 3 रेज दिखाई हैं, जरूरी नहीं कि आप 2-3 दिखाएं, रेज तो इन्फानाइट होंगी। हम केवल अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए 2-3 दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई, है ना। और प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर हमारी इमेज होगी, ठीक है। ये इमेज फॉर्म हो गई। कैसी इमेज है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और ज्यादा। यहाँ पर जो इमेज है वो क्या लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है? नहीं। अगर यहाँ पर कोई खड़ा होगा, यहाँ पर मान लो कोई खड़ा है, तो उसको लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से, जबकि रियलिटी में वो वहां से आ नहीं रही है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। तो ये जो इमेज है वो हमारी कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रियल है, इससे रियल में लाइट रेज बाहर निकल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्चुअल क्या चीज होती है कि जहां से एक्चुअल लाइट रे का ओरिजिन ना हो और हमें लगे कि वहां से लाइट रे ओरिजिनेट होकर आ रही है, वो हमारा वर्चुअल होगा। और जहां जो ऑब्जेक्ट है उससे रियल में लाइट रे ऐसे आ रही हो बाहर, तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, रियल है। और थोड़ा रियल वर्चुअल पे थोड़ा और चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो जरा, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि रियल ऑब्जेक्ट आपने अभी रखा था, कैसा ऑब्जेक्ट रखा था, रियल। तो आपको इमेज कैसी मिली थी, बताइए कैसी इमेज मिली थी, वर्चुअल इमेज मिली थी, ठीक है। वर्चुअल इमेज मिली थी आपको। तो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, यस और नो? आंसर यस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं समझाता हूं। देखो मान लो ये एक प्लेन मिरर है,
ठीक है, थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर मैंने बना दिया यहाँ पर। ओके, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अभी मैंने बनाई, आपको कैसे बना के दिखाई, ऐसे करके लाइट रे जाएगी, ऐसे करके लाइट रे जाएगी, है ना, और इसी लाइन पे आगे की तरफ बनेगी रिफ्लेक्ट होकर। अभी बना के दिखाया मैंने इसको आपको, है ना, इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये देखो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। अब सोचो अगर मैं एक मिरर और लगा दूं, एक मिरर और लगा देते हैं अपन लोग। ये तो मिरर का नाम दे देते हैं M1। एक मिरर और यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके, ये पीछे एक मिरर और लगा दिया मैंने, ये इस मिरर का नाम दे देते हैं M2। तो सोचो इस M2 पर कौन सी लाइट रे गिर रही है। इस M2 पर ये वाली लाइट रे गिर रही है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना दें। M2 पर ये वाली लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही, ये वाली M2 पर जाकर गिरेगी, है ना। तो M2 पर जाकर ये वाली लाइट रे ऐसे करके गिरेगी जाके। तो तुम सोच कर देखो, जो ये लाइट रे जाकर M2 पर गिर रही है, एक एक लाइट रे नहीं, ऐसी कई सारी लाइट रे होंगी, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो लाइट रे गिर रही है, ये M2 मिरर के लिए ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, बताइए। ये जो लाइट रे इस पर गिर रही है जाके, वो लाइट रे कहाँ से आ रही है, आई से आ रही है। तो इस M2 मिरर के लिए क्या आई एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, किसके लिए, ऑब्जेक्ट फॉर M2। M2 के लिए तो ऑब्जेक्ट हुआ ना ये। तो M2 के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए जरा। क्या रियल में यहां से लाइट रे जा रही है, नहीं ना। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम कौन सा नाम दे देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे देंगे। आप जब सैलून में जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, तो कई सारे शीशे आपके सामने लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, है ना। तो आपकी इमेज एक सामने बनी, उसकी इमेज जाकर पीछे वाले मिरर में और बन गई। तो वो जो उसकी इमेज बनी वो था क्या, वो जो पीछे मिरर में वो था क्या, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, इसको भी थोड़ा अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ पर देखो लाइट रे आएंगी और टकरा के ऐसे जाएंगी, है ना, टकरा के जाएंगी, कई सारी लाइट रे आएंगी ऐसे करके। ओके, कई सारी लाइट रे आएंगी और इस पर गिरेंगी और गिर के टकरा के ऐसे करके जाएंगी। ओके, इनको आप पीछे की तरफ मिलाओगे तो आपको फिर से एक इमेज फॉर्म होती हुई समझ में आएगी। फिर से वो किसकी इमेज होगी, I1 की इमेज होगी। तो यहाँ पर जो फिर से एक इमेज फॉर्म होगी, वो कैसी इमेज होगी, वो फिर से एक वर्चुअल इमेज होगी। तो वर्चुअल, यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं मैं। कंक्लूजन क्या मिलता है इससे, इससे कंक्लूजन मिलता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, यहाँ पर कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज ही बनी। ठीक है, जबकि पहले केस में क्या था, सबसे फर्स्ट केस में रियल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट था हमारा, और इमेज कैसी थी, वर्चुअल थी। ओके, तो दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि क्या होगा, रियल का वर्चुअल बनेगा कि वर्चुअल का रियल बनेगा, इस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। एक देखिए, एक मिरर बना दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, और मान लीजिए कि कुछ लाइट रे ऐसे करके आ रही हैं। देखो जरा, लाइट रे बेटा ऐसे आ रही है, ऐसे, ये देखो ये लाइट रे आई, इधर से लाइट रे आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो लाइट रे जो आती हैं वो ऑब्जेक्ट से आती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है ना। तो ओरिजिन कैसे पकड़ोगे आप, ऐसे लाइट रे आ रही है, मैं बोलूँ इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है, बताओ जरा, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ओरिजिनेट, अगर ऐसे लाइट रे आ रही है कहीं से, है ना, ऐसे कहीं से आ रही है, तो आप ढूंढ लोगे ओरिजिनेट होना, क्योंकि इसको ऐसे आगे बढ़ा दोगे, इसको आगे ऐसे बढ़ा दोगे और बता दोगे यहाँ से आ रही होगी। लेकिन इस केस में कैसे ढूंढ पाओगे, इस केस में कैसे ढूंढोगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। सिंपल है सर ढूंढना, कैसे, इनको आगे बढ़ा देंगे डॉटेड से। ये देखो डॉटेड से आगे बढ़ा दिया हमने ऐसे, यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई लगेंगी, है ना। रियल में तो यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही है इस केस में। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें अगर आप समझने का प्रयास करें, तो जो लाइट रे आ रही है जब वो मिरर से टकराएंगी, तो टकरा के क्या होगा, कैसे होगा, उसको थोड़ा सा आप समझिए अच्छे से। तो आप क्या करा करें, अगर ऐसी लाइट रे आ रही है तो उनको आगे से डॉटेड से आगे बढ़ा दें। ये देखो मैंने डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वर्चुअल। समय के साथ आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग। और सोचो रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे कहाँ जाएगी, बताइए जरा। रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे कैसे जाएगी, यहाँ नॉर्मल खींचोगे आप लोग, है ना, रिफ्लेक्ट होकर कहीं ऐसे जाएगी लाइट रे, और इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर कहीं लाइट रे ऐसे जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हो इमेज कैसी है, इस केस में इमेज कैसी है, रियल है ना, इमेज हमारी रियल है। ऑब्जेक्ट कैसा था हमारा, वर्चुअल था। तो ये डिपेंड करेगा, यानी प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, रियल की वर्चुअल बनाता है।
ठीक है, ये आपने ऐसे एग्जांपल्स में देखा। तो अभी बहुत कंफ्यूज मत हो, आपको पता लगे कि अभी चैप्टर शुरू हुआ है और आप रियल वर्चुअल में कंफ्यूज हो गए, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। आप केवल ऑरिजिन ढूंढा करें, ठीक है। जो लाइट, इंसिडेंट लाइट का, ऐसे ऐसे इसको याद रखें, इंसिडेंट रेज का जो ऑरिजिन होगा, है ना, ऑरिजिनेट जहां से होगी, उस ऑरिजिन से तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। उसके ऑरिजिन से तुम्हें पता लग जाएगा। तो ऑरिजिन ढूंढ कैसे लेते हैं? लाइट को, रेज जो है उनको डॉट डॉट से बढ़ाओ, और ऐसे बढ़ाओ कि ताकि उनका ऑरिजिन पता लग जाए, इंटरसेक्शन से आपको ऑरिजिन पता लग जाएगा। और अगर रियल में वहां से आ रही है ना, उस ऑरिजिन से रियल में अगर आ रही हैं, तो वो रियल ऑब्जेक्ट, और उस ऑरिजिन से नहीं आ रही हैं, कहीं और से लाइट रे आ रही है, ऑरिजिन लेकिन आपको वहां मिल रहा है जाके, तो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ जाके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बेसिक बेसिक बातें मैं कर रहा था यहाँ पे, अभी मैंने बहुत टफ टास्क डिस्कस नहीं किया है। ओके, चलो ये चीजें कवर हो गई, इनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी और बेसिक बेसिक बातें हैं। जैसे मान लो ये एक मिरर है और एक लाइट रे ऐसे आई और ऐसे टकरा के वापस चली गई, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जिससे तुम एंगल नापते हो वो क्या है? वो तो नॉर्मल लाइन है ना, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। तो एंगल वगैरह देखना आई थिंक आपको आता होगा, ठीक है। अब अपन लोग जो बात करने वाले हैं अगले पार्ट में, जो अगला हेडिंग है उसको आप लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या लिख सकते हैं आप? सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। समझिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो कि तुम एक रास्ते में जा रहे थे ऐसे करके सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे चले जा रहे थे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक तुमने किसी को देखा, ठीक है, और तुम इधर की तरफ मुड़ गए, तो क्या तुम अपने पाथ से डेविएट हो गए? आंसर यस। कितना डेविएट हो गए? जा किधर रहे थे? इधर। मुड़ किधर गए? इधर। तो डेविएट कितना हुए? बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, कितना डेविएट हुए दिख रहा है, कितना इधर की तरफ मुड़े हैं और कितना डेविएट हुए? 90 डिग्री डेविएट हुए। तो आपका डेविएशन एंगल मैं कैसे लिखूंगा? तो आपका डेविएशन एंगल जो मैं लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा, 90 डिग्री, और किधर की तरफ मुड़े ये भी लिखना जरूरी है ना। 90 डिग्री लिखने से ये नहीं, 90 डिग्री इधर भी तो हो सकता है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि किधर की तरफ मुड़े। तो इधर की तरफ अगर आप मुड़े हैं, है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन से, तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। यानी डेविएशन एंगल का आंसर बताते समय आपको एंगल और प्लस ये भी लिखना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, इधर घूमा है आदमी, या इधर घूमा है आदमी, क्लॉकवाइज घूमा या एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ये दोनों बातें आपको उसमें क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, आपको निकाल के दिखाते हैं एक आध एग्जांपल का, ठीक है। देखो कैसे। जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है और एक लाइट रे हमारी ऐसे करके आई, और लाइट रे ऐसे करके आई, और मान लीजिए लाइट रे जो आ रही थी उसका इंसिडेंट एंगल हमारा 60 डिग्री था, ठीक है। तो अगर मिरर ना होता तो लाइट रे किधर चली जाती? सीधी निकलती ना, ऐसे बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ में चली जाती है ऐसे करके, है ना, ठीक है सर। लेकिन मिरर आ गया तो लाइट रे टकरा के मुड़ गई, ठीक है, मिरर की वजह से इधर चली गई। ये कितना एंगल? 60 डिग्री। तो क्या लाइट रे डेविएट हो गई अपने पाथ से? हाँ, किसकी वजह से? मिरर की वजह से। कितना डेविएट हो गई बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। जा किधर रही थी? इधर। चली किधर गई? इधर। यही तो डेविएट हो गई ना, बोलो, इतनी तो मुड़ गई ना। तो ये बात तो हम पता कर सकते हैं। कैसे? ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, तो यही तो डेविएट हुई ऐसे करके, इतना ही एंगल तो डेविएट हुई। बात को समझ रहे हैं आप लोग? किसी को जाना इधर था और टकरा के किसी वजह से चला इधर गया, तो इतना ही तो मुड़ गया ना। तो ये एंगल आप बता सकते हैं, ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये एंगल निकालना हमारे लिए कोई टफ टास्क नहीं है। कितना होगा? टोटल होता 180 और वो हमारा 120 हो गया। तो ये एंगल हमारा यहाँ पे कितना होगा? इसको अलग कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। ये एंगल हमारा होगा जाके 60 डिग्री, ठीक है। आ गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो आंसर कैसे लिखोगे? 60 डिग्री कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लो इसी में तुम्हें क्लॉकवाइज में भी आंसर देना है, तो देखो जरा, कोई जा इधर रहा था, चला इधर गया,
तो इधर से अगर आप देखो तो इतना देखो डेविएट हुआ इधर से, तो इधर से कितना डेविएट हुआ 300 डिग्री। अगर ये 60 है तो 360 होता है, तो आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो 300 डिग्री क्लॉकवाइज। ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। तो ऐसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं। ये बहुत सिंपल चीज थी, इसमें कोई टफ टास्क नहीं था। कितना डेविएट होगा कितना नहीं डेविएट होगा ये मैंने आपको बताया। ओके, इस पर चाहे तो हम एक क्वेश्चन कर लें, छोटा सा आसान सा एग्जाम्पल कर लें और फिर आगे बढ़ें। जैसे मान लो मैं एक मिरर ले लूं, ओके, और इस मिरर का नाम हमने दे दिया M1, इस मिरर का नाम दे दिया हमने M2। ठीक है, दो मिरर हैं, ऐसे करके हमने उनको परपेंडिकुलरली अरेंज कर दिया, प्लेन मिरर है। अब मैंने उसमें बोला कि इस पे एक लाइट रे ऐसे करके आ रही है, ऐसे टकराई, और टकराने के बाद उसका जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज 60 डिग्री, वो इंसिडेंट एंगल है। ओके, तो अब आपको पूरा रे डायग्राम बनाना और आपको टोटल डेविएशन बताना है कि टोटल कितना डेविएट करेगी, फाइनली लाइट रे किधर जाएगी, क्या होगा, ये आपको सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो भैया 60 पे आई तो 60 पे जाएगी, बिल्कुल ये बात तो श्योर है। ये एंगल 60 तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा 60 होगा। और दोबारा जाके मिरर पे टकरा गई, दोबारा जाके मिरर पे टकरा गई तो फिर से रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर से नॉर्मल लाइन खींच दो। अच्छा, ये एंगल हमारा कितना होगा 30, क्योंकि टोटल एंगल हमारा कितना है 90, तो ये 30, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा 30। तो अब की बार लाइट रे कितने पे आ रही है 30 पे, और टकरा के जाएगी भी कितने पे 30 पे, है ना। लाइट रे यहाँ से 30 डिग्री पे जाएगी, ये एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री। तो इसमें दो बार लाइट रे का रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसका मतलब इसमें लाइट रे दो बार डेविएट हुई है। कितने बार डेविएट हुई है, दो बार इसमें लाइट रे डेविएट हुई है। तो दोनों बार अगर डेविएट हुई तो दोनों बार का डेविएशन निकाल लो। कैसे, आना इधर था और चली इधर गई, तो ऐसे डेविएट हो गई। क्यों बेटा, ऐसे तो डेविएट हुई ना। अगर ब्लू पेन से नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरे कलर से ले लेता हूं मैं इसको। हाँ, आना ऐसे था और चली इधर गई, तो ये डेविएट हुई। बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, और कैसे है ये क्लॉकवाइज है। इसमें देखो दूसरी बार में, देखो दूसरी बार में जाना किधर था, इधर जाना था, चली किधर गई इधर, तो इधर मुड़ गई। कितना है जरा एंगल देखो, ये टोटल ये 60 है, टोटल 180, तो ये 120 होगा। ठीक है, टोटल 180 होता है ना ये पूरा, उससे मैंने ये बता दिया। ये भी कैसा है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है। तो टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना हुआ 120 क्लॉकवाइज प्लस 60 क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, ये टोटल आंसर हमारा आया, ये टोटल डेविएशन का आंसर है। और आपको दिख भी रहा होगा ये चीज, क्या कि कोई लाइट रे आई ऐसे थी और फाइनली गई ऐसे, कितना मुड़ गई, आया ऐसे और गया ऐसे, कितना डेविएट हो गया 180 डिग्री। तो दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ये सिंपल चीज है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें अभी मुझे लग रहा है और बता दूं मैं आपको, नहीं तो आपको लगेगा कि ज्यादा ही स्पीड में चल रहे हैं। एक दो एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक प्लेन मिरर लो तुम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहीं रैंडमली आप रख दो। मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, इसकी इमेज बनानी है आपको, कैसे इमेज बनाओगे बताओ। तो बहुत सिंपल है, क्या करो आप एक काम क्या करो कि ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनेगी, ये बात तो श्योर है। ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और रेज जाके ऐसे मिरर पे ऐसे टकराएंगी, ढेर सारी रेज होंगी और ऐसा करके मिरर पे टकराएंगी। और टकरा के क्या करेंगी, यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो रिफ्लेक्ट करेंगी, क्यों बेटा, ऐसा करके रिफ्लेक्ट करके आएंगी। यहाँ पर भी नॉर्मल खींचोगे तो ऐसा करके रिफ्लेक्ट करके आएंगे ऐसे लाइट रे। और ये इधर कहीं मिलती हुई नहीं लगेंगी, तो डेफिनेटली ये कहीं पीछे मिलेंगी जाके। इनका ऑरिजिन कहीं कहाँ होगा, रिफ्लेक्टेड रे का ऑरिजिन कहीं कहाँ होगा, पीछे होगा। और जहाँ ऑरिजिन होता वहीं इमेज या ऑब्जेक्ट होगा, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो आप एक तरीका याद कर लो। क्या तरीका याद कर लो, कि जो मिरर हमें दिया गया है उस मिरर को हम थोड़ा डॉट डॉट से आगे बढ़ा लिया करें, और हम साफ सीधा सा कह दें कि ये अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो इसी के परपेंडिकुलर में उतनी ही दूरी पर इमेज होगी, बात खत्म। अब उसमें इसका साइज मैटर नहीं करता। आप चाहो तो नोट लगा के ये बात लिख लो कि मिरर का साइज जो है वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो कुछ भी होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इमेज बनेगी। ठीक है, हाँ, इसके साइज से किस बात पर मैटर करेगा वो बात आप समझिए। इसके साइज से जो मैटर करेगा वो मैटर ये करेगा कि यहाँ पर जो देखने वाला है वो कितने रीजन में देख पाएगा। जैसे इसमें आप देखो, अगर तो इस रीजन में अगर कोई होगा तो देख पाएगा। मिरर अगर और छोटा होता तो क्या ये रीजन और छोटा हो जाता, हाँ और छोटा हो जाता। मिरर बड़ा होता तो रीजन बड़ा हो जाता। तो साइज ऑफ मिरर जो होता है ना, साइज ऑफ मिरर से मेनली जो
बनता है वो बनता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। क्या बनता है हमारा? फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। तो ये नया वर्ड जो आपके लिए है, इस नए नए वर्ड को आप समझ लो। फील्ड ऑफ व्यू वो फील्ड है, वो एरिया है जिसमें की इमेज प्रेजेंट होती है, जिसमें इमेज दिखाई देती है। या हम एक तरीके से कह सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन इन विच रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट। जहां रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होती है उस रीजन को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये फील्ड है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करता है साइज ऑफ मिरर के साथ, जबकि ऑब्जेक्ट की इमेज साइज ऑफ मिरर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो मान लो किसी को फील्ड ऑफ व्यू निकालना है कि नहीं सर हमको तो फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, तो निकाल देंगे हम उसको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल इसके लिए भी देख लो। एक मिरर, ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट, यहां रखा है एक ऑब्जेक्ट। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे जहां प्रेजेंट होंगी उसी को तो हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। तो आप बना दीजिए इसमें, जो लोअर एक्सट्रीम पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो यहीं तक भाई, और जो इधर रे जाएंगी वो तो रिफ्लेक्ट होंगी ना, सॉरी वो तो सीधी निकल जाएंगी। रिफ्लेक्ट कौन होगी? ये वाली जो सबसे नीचे जाएगी, वही तो रिफ्लेक्शन का वहां से शुरू होगा ना रिफ्लेक्शन। क्यों बेटा? तो लोअर स्ट्रीम में बना ले और एक रे आप अपर स्ट्रीम में बना दे मिरर के। ये देखो यहां तक होगा, इसके बाहर जो होगी वो तो सीधी निकल जाएगी ऐसे करके, उसमें तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो आप हमेशा लोअर और अपर में बना दें, और लोअर और अपर में बनाने के बाद उनको रिफ्लेक्ट करा दें वैसे ही नॉर्मल खींच के, है ना, जैसे नॉर्मल खींच के रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कहीं ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगी। और ये लाइट रे भी, ये है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहीं ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे करके कहीं रिफ्लेक्ट होकर गई। ये पैरेलल नहीं होंगी, कुछ ऐसे होंगी, अलग तरीके से कुछ बनेंगी ऐसे, ये ओके। ये तो ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ प्रेजेंट है, किस रीजन में प्रेजेंट है? मान लीजिए यहाँ मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे करके, तो ये लाइन मैंने जो खींच दी है, इसमें आप देखिए ध्यान से, ये देखो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, रिफ्लेक्टेड रो को, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। एक मिनट, थोड़ा विजुअलिटी यहाँ से नहीं आएगी, रफ करके दोबारा बना दे रहा हूँ मैं, नहीं तो ये आपका स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। ओके वेट, ये देखो ऐसे, ये ओके। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है, किस रीजन को आप फील्ड ऑफ व्यू, कोई यहाँ इस रीजन में होगा उसको दिखाई देगा, क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसी रीजन में आएंगी, तो उसको दिखाई देगा, हाँ इमेज दिखाई देगा उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब तक आपके आंख पे आएंगी नहीं तब तक आपको दिखाई कैसे देगा? दिखाई तो तभी देगा ना जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे आएगी। और अगर मैं ये बात अगर मैं कहूँ कि यहाँ मैं एक नाम दे दूं, इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम दे दूं बी, तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं वो क्या इसी रीजन से गुजरेंगी, ए और बी के बीच में। तो अगर कोई पर्सन ए और बी वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, ए से बी डिस्टेंस वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, तो वहां वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है। तो ए और बी जो डिस्टेंस है वो फील्ड ऑफ व्यू की डिस्टेंस है। ठीक है, कई जगह इसका एरिया भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम पूछते हैं, तो एरिया बेसिकली क्या है कि एरिया फिर तो ये पूछा जाएगा, फिर तुम्हें इसको डॉट से ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर तुम्हें इसका पूरा एरिया निकालना पड़ सकता है। ठीक है, ये एरिया आपको निकालना पड़ सकता है। तो एरिया नहीं, जनरली मैं ये कह रहा हूँ कि किस रीजन में आप प्रेजेंट होंगे, तो अभी एरिया की बात नहीं करते अपन लोग, किस रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो ए और बी के बीच अगर आप प्रेजेंट होंगे तो आपको इमेज दिखाई देगी। ये बात आपको लॉजिकली समझ आ गई? ठीक है, चलो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने वाले हैं, और फिर हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, उसको देख लें। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक मिरर, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास एक मिरर है ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने एक मिरर ले लिया, और एक काम करते हैं इस मिरर को इधर ले लेते हैं, ये एक मिरर ले लिया हमने, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और ये दूरी जो है हमारी वो एल दूरी है। कितनी दूरी है? एल। और जो मिरर की M1 M2 मिरर का नाम दे देते हैं M1 M2, और मिरर की जो लेंथ है, ये जो साइज ऑफ मिरर है दैट इज स्मॉल डी, ये साइज ऑफ मिरर है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक पर्सन है जो यहां से 12 दूरी पर, ठीक है, आईटी में आया वो सवाल है, ये कोई नया सवाल नहीं है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। 12 दूरी पर एक लाइन है, ऐसे एक पाथ है, ये देखिए इसके सामने, और इस पर एक आदमी है, वो इस पर चल रहा है ऐसे करके, ये देखो इसी लाइन के अलॉन्ग वो ट्रेवल कर रहा है, ऐसे चल रहा है। तो वो रीजन बताओ, वो लेंथ बताओ मुझे जिस लेंथ में इसको इमेज दिखाई देगी,
है ना। ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइट ऐसे करके जाएंगी और टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, यहाँ इधर ही तो आएंगी रिफ्लेक्ट होकर, क्यों बेटा, ऐसे तो रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। तो ये रीजन बताओ मुझे, ये लेंथ बताओ जिसमें कि उसको इमेज प्रेजेंट हुई दिखाई देगी, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहें तो ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, 2000 आईटी में आया था 2000 सन में, तो इसको आप देख भी सकते हैं वहां से। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि क्या है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, और इधर एक भाई साहब टहल रहे हैं, उनको किस लेंथ में इमेज दिखाई देगी, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलो पता करते हैं इसको किस लेंथ में दिखाई देगी। ओके, चलिए देखिए, मैं रे डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो ऑब्जेक्ट से हमने क्या बताया, क्या करो आप एक्सट्रीम पॉइंट से बना दो, ये देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट से, यही तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहीं से तो आप दिखा सकते हो एक्सट्रीम पॉइंट से, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी, क्यों बेटा, है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, यही तो बनेगा। यहाँ से आप नॉर्मल भी ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल लाइन होंगी ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी। ओके, चलो अगर आप देखो तो यहाँ सब कुछ सिमेट्रिक है, सब कुछ सिमेट्रिक आपको लग रहा होगा। कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इधर वाला एंगल भी थीटा तो इधर वाला एंगल भी थीटा, है ना, एकदम सब कुछ सिमेट्री सिमेट्री सी लग रही होगी आपको, लग रही है या नहीं लग रही है, ये बताओ, लग रही है, सब कुछ सिमेट्रिक सिमेट्रिक सा लग रहा है। ठीक है सर, अब अगर सब कुछ सिमेट्रिक सिमेट्रिक सा लग रहा है, तो थोड़ा इसको ऐसे और बना दे रहा हूं मैं, तो कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप देखिए, क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखिए आप, यहाँ पर एक फिगर देखिए, ये फिगर और ये फिगर, ऐसे करके आप देखिए, ऐसे और ऐसे, ये आपको दिख रहा है, कहाँ है ये, देखो ये बना हुआ ये वाला फिगर, इधर नीचे देखिए, दिख रहा है, इसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, और इसका ये एंगल भी थीटा होगा, यानी इसका ये एंगल थीटा है और इसका ये एंगल भी थीटा है। तो आपको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप आर्म्स का रेशियो निकालते हैं, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की बेस बेस का रेशियो, हाइट हाइट का रेशियो, ऐसे ही तो करते हैं आप, है ना। तो अगर आप हाइट हाइट का रेशियो निकालें तो इसकी ये हाइट कितनी है, इस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है बताइए जरा, ये हाइट d/2 है, और इस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी हमें नहीं पता, मान लेते हैं उसको x, है ना। बेस बेस का रेशियो निकाल लीजिए, इसका बेस कितना है, l है, और उसका बेस कितना है 2l है, दिया ना, देखो ना यहाँ से बेस कितना है 2l है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, अगर आप इसको देखो तो ये हमारा इधर बचा, x इधर चला गया, d/2 है, और ये ऊपर जाएगा हमारा, तो x का वैल्यू हमारा d आ जाएगा, ये देखो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, d आ गया। ठीक है, यानी ये लेंथ हमारी कितनी आ गई d। तो बेटा ये लेंथ ऐसे ही जैसे ये लेंथ d आई, वैसे ऊपर वाला भी ट्रायंगल अगर आप प्रॉपर्टीज लगाओगे तो ये भी लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी d, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही, उसमें भी तो एंगल थीटा थीटा बन रहा है, ये भी तो d आ जाएगी, और ये लेंथ ऑलरेडी कितनी है d, तो टोटल विजिबल लेंथ कितनी हुई जिसमें कि उसको विजिबल दिखाई देगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से मैंने निकाल लिया, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ और नहीं है। तो कितना हुआ, आंसर है 3D, 3D इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि हमने निकाल लिया। ऐसे कई सारे तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कोऑर्डिनेट दिए जा सकते हैं आपको, है ना, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ओके, वेट, एक क्वेश्चन आपको देता हूं ऐसा ही, हमारे पास है एक क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, एक मिरर बना लेते हैं, एक XY फ्रेम बना लेते हैं, सॉरी XY फ्रेम बना लीजिए एक, ये X ये Y, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर रख दीजिए ऐसे करके, और मिरर का नाम दे देते हैं MN, ठीक है, और ये 4,2 कोऑर्डिनेट है M के, और 4,3 कोऑर्डिनेट है N के, और एक ऑब्जेक्ट है A, वो प्लेस्ड है 2,0 पे, ठीक है, ऐसे ये सिचुएशन है। तो आपको बताना है कि अगर कोई एक पर्सन y एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है, यानी यहाँ चल रहा है ऐसे करके एक भाई साहब चल रहे हैं, तो बताओ उसको कितनी लेंथ में आपको इस ए ऑब्जेक्ट की इमेज उसको दिखाई देगी। देखिए ना, ए ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइटें ऐसे जाएंगी, मिरर से टकरा के ऐसे करके क्या होंगी, इधर इधर गिरेंगी जाके, तो यहाँ भी वही लेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। तो वो लेंथ आपको चाहिए कि वाई एक्सिस पे ट्रेवल करने पर वो कितनी लेंथ होगी जिसमें कि उसको इमेज प्रेजेंट हुई मिलेगी। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा, लोअर इन पे डालिए, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल के सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाइए, कुछ दिमाग लगाइए अपना और ट्राई करिए।
मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। लेक्चर को एंड करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें और बता दूं आपको, बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत टफ चीज़ें नहीं है। जैसे क्वेश्चन और आपको यहाँ से प्लेन मिरर से मिल सकता है कि एक ये मिरर है, अच्छा छोटा सा सवाल है, ये बड़ा सवाल नहीं है। ये मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और इस प्लेन मिरर में हमने क्या करा, एक लाइट रे को ऐसे करके इंसिडेंट कराया किसी एंगल पर, ठीक है। मान लीजिए वो एंगल हमारा 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। अब सोचिए अगर इस इंसिडेंट लाइट रे को का एंगल मैं बदलूं तो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उसका भी एंगल बदलेगा, उतना ही बदलेगा, है ना। मान लो मैं इसको 30 से 60 कर दूं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी कितनी हो जाएगी? 30 से 60 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं मिरर को रोटेट करा दूं, मान लीजिए मिरर को मैंने कुछ डिग्री रोटेट करा दिया, सपोज टू मिरर को मैंने उसके ओरिजिनल कंडीशन से इस तरफ रोटेट करा दिया है। अब ये नया लोकेशन आ गया मिरर का, और मिरर को जो मैंने रोटेट कराया बेटा वो 15 डिग्री रोटेट कराया। कितने डिग्री रोटेट कराया? 15 डिग्री। तो मिरर के साथ उसका जो नॉर्मल होगा वो भी रोटेट हो गया होगा ऐसे करके, बट इंसिडेंट लाइट को मैंने फिक्स रखा, यानी इसको मैंने फिक्स रखा। तो अब बताओ उसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो कितनी रोटेट हो गई होगी। अच्छा रिफ्लेक्टेड लाइट रे पहले कहाँ जा रही थी, पहले जरा पहले बना लेते हैं। तो पहले रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो ऐसे ही जा रही होगी, 30 डिग्री पर आई तो 30 डिग्री पर ही तो जाएगी। तो ये तो उसकी इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल से अब कहाँ जाएगी, ठीक है। ये इनिशियल है, वेट, इनिशियल से अब वो नई उसकी लोकेशन क्या होगी ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है सर, थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि अगर हमारा मिरर ऐसे हो गया तो नॉर्मल हमारा ऐसे घूम जाएगा। पहले वाली कंडीशन से नॉर्मल कितना घूमेगा? 15 डिग्री। अरे नॉर्मल तो ऐसे घूमेगा ना साथ में, तो नॉर्मल हमारा रोटेट कर जाएगा। तो नॉर्मल के हिसाब से अब आगे की चीजें चलेंगी, ठीक है। तो आप नॉर्मल बना लीजिए और बता दीजिए आंसर क्या क्या है। चलिए करिए, करूं कि कर लेंगे? नॉर्मल हमारा रोटेट हो गया तो नया नॉर्मल बेटा कहीं यहाँ आएगा, दिस इज द नो, इसको आप एन नाम दे दो तो इसका नाम क्या होगा? एन डैश होगा। तो नए नॉर्मल से इसका एंगल कितना होगा? देखो जरा, ये 15 डिग्री होगा तो नए नॉर्मल से अब इंसिडेंट का एंगल कितना होगा? बताओ जरा, कितना एंगल होगा नए नॉर्मल से? तो नए नॉर्मल से एंगल होगा 15, 30, 45। तो रिफ्लेक्टेड का भी कितना होगा? 45। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये जाएगी और ये एंगल कितना बनाएगी? ये टोटल एंगल जो बनाएगी वो 45 डिग्री बनाएगी। तो अब देख लो आप कितना मुड़ गया है, अब आपको पता हो जाएगा। ये 15 तो ये भी 15, ठीक है। और ये 15 है और ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा? बताओ, 30 डिग्री होगा। तो इनिशियल से कितना डिग्री डेविएट हो गया? 30 डिग्री डेविएट हो गया, जबकि मिरर को तुमने कितना डेविएट कराया था? 15 डिग्री डेविएट कराया था। तो चाहो तो आप ऐसे वैल्यूज लेकर कर लो, चाहो तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं मिरर को थीटा कराता हूं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कितनी हो जाएगी? 2 थीटा हो जाएगी। तो ऐसे भी प्रूफ भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। उसमें भी बस ये 30 की जगह थीटा ले लेना, 5 ले लेना, और 15 की जगह जो है वो थीटा ले लेना, सॉल्व कर देना। तो कोई टफ चीज नहीं है इसमें। अगर बच्चे का कॉमन सेंस काम करता है तो वो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक और बेसिक बात, बस इसके बाद खत्म। क्या है? जैसे मान लो मैं एक प्लेन मिरर लूं और उसके सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दूं ऐसे करके, मैं बोलूं इसका इमेज बनाओ। पॉइंट ऑब्जेक्ट का तो बड़े अच्छे से हीरो बन के इमेज बना लेते हैं, इसका इमेज बनाओ। तो क्या करना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में तुम एक लोअर पॉइंट ले लेना और एक अपर पॉइंट ले लेना, जितने तुम्हें जरूरत लगे उतने पॉइंट ले लेना, ठीक है। तो मुझे बताओ बी पॉइंट थोड़ा क्लोजर है और ए पॉइंट थोड़ा दूर है, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट में ब्रेक कर दो। तो बेटा ए पॉइंट थोड़ा दूर है तो दूरी इमेज बनेगी, क्योंकि जितनी दूर पॉइंट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। तो ए तो दूर होगा, और बी क्लोजर है तो बी क्लोजर बनेगा, यानी यहां बनेगा जाके, है ना। तो पता है इसकी इमेज कैसी बनेगी जाके? इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं ऐसे इमेज बनेगी जाके, ये इसकी इमेज बन गई, ठीक है। ए डैश बी डैश, ये लो एक्सटेंडेड का बना लो, क्या दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई परेशानी? तुमसे कोई बोले कि ये प्लेन मिरर है, इसके सामने एक पी अल्फाबेट है, बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी? बना देंगे, कोई लोड नहीं है हमको। क्यों? कि पी अल्फाबेट है तो हम एक बात जानते हैं कि ये पॉइंट बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे बनाएंगे देखो जरा, वेट, ये और पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो क्लोज है तो ये क्लोज बनेगा जाके, ये वाला पॉइंट टॉप पे है तो ये टॉप पे बनेगा, ये लोअर पे है तो लोअर पे उतनी दूर बनेगा जाके, है ना, ऐसे। तो ये मिला दो इनको, ऐसे बनेगा जाके पी। इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। एम्बुलेंस वाला रीजन आपने 10th में सुना होगा, है ना, उल्टा लिखा होता है तो शीशे में आपको सीधा दिखाई देता है। तो ये रीजन है।
तो यहाँ पे हमें जो बेसिक लगा, जो समझ आया, वो मैंने कवर किया। अभी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो नंबर ऑफ इमेजेस और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। मान लो आपने एक मिरर रखा और आप उसके सामने भागने लगे, तो आपके लिए इमेज कितनी तेज भागेगी, या मान लो आप इधर भाग रहे हो, इधर भागने लगे, रिलेटिव मोशन के बीच में कैसे इमेज की वेलोसिटी होगी, क्या होगी, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट मिलाकर इस पर हम लोग एक आगे वीडियो बनाएंगे। उसमें हम लोग दो चीजें कवर करेंगे, एक नंबर ऑफ इमेजेस और एक होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड। तो वो मेनली मेन कोर वीडियो होगा जिसमें कि हम सारी चीजें कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा आपके दिमाग में बस एक शुरुआत करने के लिए था, एक स्टार्टअप करने के लिए था, इसलिए इसमें हम बहुत टफ चीजें कवर नहीं किए। इसमें हम बेसिक बेसिक बातें ही किए, जो कि बच्चा 10th स्टैंडर्ड पर भी कई चीजें पढ़ चुका होता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।